हाय, दिस इज निशांत चौहान। स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प में। आज हम एनसीईआरटी धमाका के लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम चार्जिंग बाय इंडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की। तो आप देख सकते हैं, व्हेन वी टच ए पिक बॉल विद एन इलेक्ट्रिफाइड प्लास्टिक रॉड, जब हम पिक बॉल को इलेक्ट्रिफाइड प्लास्टिक रॉड से टच करते हैं, सम ऑफ द नेगेटिव चार्जेस ऑन द रॉड आर ट्रांसफर्ड टू द पिक बॉल। कुछ नेगेटिव चार्ज पिक बॉल पर ट्रांसफर हो जाता है। एंड इट ऑल्सो गेट्स चार्ज, तो पिक बॉल भी क्या जाती है, आपकी चार्ज हो जाती है। दस द पिक बॉल इज चार्ज बाई कॉन्टैक्ट। एक प्रोसेस है चार्जिंग का, चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट। देखिए यहां से, चार्ज बाई कॉन्टैक्ट। नाउ इट इज देन रिपेल्ड बाय द प्लास्टिक रॉड बट इट इज अट्रैक्टेड बाय द ग्लास रॉड। वो रिपेल होगी किससे, प्लास्टिक रॉड से, और अट्रैक्ट होगी किससे, ग्लास रॉड से। बिकॉज रिपल्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब सेम पोलैरिटी के चार्जेस होंगे। अट्रैक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस होंगे, विच इज अपोजिटली चार्ज। हाउएवर व्हाई ए इलेक्ट्रिफाइड रॉड अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट्स, जबकि क्यों इलेक्ट्रिफाइड रॉड क्या करती है, अट्रैक्ट करती है कि नहीं लाइट ऑब्जेक्ट्स को, इज ए क्वेश्चन। ये क्या है, क्वेश्चन है। वी हैव स्टिल लेफ्ट अनआंसर्ड, अभी तक हमें इस चीज का आंसर नहीं मिला। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द हैपनिंग बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो मेन थिंग क्या है, यहां तक हमने बेसिकली जो पढ़ा था कल टॉपिक, उसमें हमने दो बॉडीज को आपस में टच कराया था। तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट करा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अभी तक इस बात का आंसर नहीं मिला कि जो आपकी पिक बॉल है वो जो चार्ज हुई है वो या फिर आपकी जो इलेक्ट्रिफाइड रॉड है वो टिनी ऑब्जेक्ट्स को अपने पास अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट करा। हमने क्या करा, फर्स्ट स्टेप एक्सपेरिमेंट का, ब्रिंग टू मेटल स्फीयर्स ए एंड बी सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड्स इन कॉन्टैक्ट एज शोन इन फिगर। तो आप ये फिगर देख रहे हैं, ये वाली, इसमें आप देख रहे हैं दो मेटेलिक स्फीयर्स हैं जो एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर हैं और एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। मेटेलिक स्फीयर इसलिए क्योंकि चार्ज आपका ट्रांसफर होगा, इंसुलेटिंग स्टैंड पर है। ब्रिंग ए पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर वन ऑफ द स्फीयर, किसी भी एक स्फीयर के पास हम पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आए। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज रॉड को हम स्फीयर ए के पास में लेके आए। से ए टेकिंग केयर दैट इट डज नॉट टच द स्फीयर, और हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वो क्या नहीं करे, उसे इट डज नॉट टच द स्फीयर, स्फीयर को टच ना करे रॉड जो हम लेके आए पास में। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड। तो होगा क्या, जो इस कंडक्टिंग स्फीयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज रॉड की तरफ, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वे अट्रैक्ट हुए। दिस लीव्स एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द रियर स्फीयर ऑफ स्फीयर बी। तो देखिए दो कंडीशंस हैं यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं अट्रैक्ट आपके, और जो पीछे की तरफ स्फीयर बी में क्या होता है, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे मैं इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसके पास में लेके आया तो ए के जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो सब किसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, रॉड की तरफ अट्रैक्ट हुए, और जितने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए उतने ही एक्सेस में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आपका बी पर दूसरी तरफ दिख गया। बोथ काइंड्स ऑफ चार्जेस आर बाउंड इन द मेटल स्फीयर्स एंड कैन नॉट एस्केप। क्योंकि मेटल स्फीयर में दोनों चार्जेस आपके बाउंडेड हैं तो ये एस्केप नहीं कर सकते, मतलब ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर नहीं आ सकता। नाउ दे देयरफॉर रिसाइड्स ऑन द सरफेस, वो कहां रहेंगे, केवल सरफेस पे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी ए की सरफेस पर आ गए और यहाँ पे किसी बी की सरफेस पर आ गए आपके, एज शोन इन फिगर। The left surface of sphere A has an axis of negative charge and the right surface of sphere B has an axis of positive charge। तो आप देख सकते हैं A की लेफ्ट सरफेस नेगेटिव चार्ज एक्सिस और B की राइट सरफेस में पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में है। However, not all the electrons in the spheres have accumulated on the left surface of A. As the negative charge starts building up to the left surface of A, other electrons are repelled by these in a short time. Equilibrium is reached under the action of force of attraction of the rod and the force of repulsion due to accumulated charge। देखिए यहाँ से ये लाइन ये बताती है क्या, कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ए की तरफ सरफेस पर नहीं आए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आए हैं, कुछ यहीं पर रिसाइड्स हैं इसमें ही बॉडी में, जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में रिपल्शन फोर्सेस कर रहे हैं। देख सकते हैं, इस लाइन को फिर से पढ़ सकते हैं। However, not all the electrons in the spheres have accumulated on the left surface of A. As the negative charge starts building up at the left surface of A, other electrons are repelled by these। मतलब क्या,
जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बिल्डअप होना स्टार्ट होगा तो जो बाकी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी वजह से क्या होंगे, रिपेल होंगे। इन ए शॉर्ट टाइम इक्विलिब्रियम इज रीच्ड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द रॉड। शॉर्ट टाइम में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू द एक्युमुलेटेड चार्जेस। किस की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द रॉड, और फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके कारण, ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस। ये जो यहाँ पर आपका चार्ज एक्युमुलेट हुआ है नेगेटिव चार्ज। फिगर 1.4b shows the equilibrium situation। तो ये जो आपके यहाँ पे देख रहे हैं आप इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, दैट मींस क्या, पॉजिटिव चार्ज रॉड को लेके आए, ए की लेफ्ट सरफेस से नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गया और बी की राइट सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गया। ये आपकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो गई। द प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इंडक्शन ऑफ चार्ज कहलाता है एंड हैपेंस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, और ये आपका इंस्टेंटली हैपन होता है। The accumulated charges remain on the surface as shown till the glass rod is held near the sphere। ये जो accumulate हुआ है चार्ज सरफेस पर, ये यहीं पर रहेगा जब तक ग्लास रॉड इस स्फीयर के पास में है। If the rod is removed, the charges are not acted by any outside force and they redistribute to their original neutral state। अगर हम रॉड को रिमूव कर देते हैं तो चार्ज वहां पर नहीं रुकेगा, वो क्या हो जाएगा, अपनी न्यूट्रल स्टेट में फिर से आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, separate the spheres by a small distance while the glass rod is still held near a sphere A। हम क्या देख रहे हैं, ऊपर फिगर नंबर बी में तो दोनों स्फीयर एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। अभी हमने क्या करा, उनके बीच में एक गैप क्रिएट कर दिया। स्टिल जो आपकी पॉजिटिव चार्ज रॉड है उसके पास में है अभी भी। देन द टू स्फीयर्स आर फाउंड टू बी अपोजिटली चार्ज एंड अटैक ईच अदर। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जब इनके बीच में गैप एग्जिस्ट कर गया तो ये नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, तो एक दूसरे को क्या करना चाहेंगे, अट्रैक्ट करना चाहेंगे। नंबर 4, रिमूव द रॉड, द चार्जेस ऑन द स्फीयर्स रीअरेंज देमसेल्फ एज शोन इन फिगर। जैसे हम रॉड को रिमूव करेंगे तो जो एक्युमुलेटेड चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, रीअरेंज होगा, और हम क्या देख रहे हैं, ए की राइट सरफेस में और बी की लेफ्ट सरफेस में चार्ज आ गया है आपका। नाउ सेपरेट द स्फीयर्स क्वाइट अपार्ट। अभी हम क्या करेंगे, इनके बीच की सेपरेशन को और बढ़ाएंगे। The charges on them get uniformly distributed over them। तो देखिए यहाँ से जब ये पास थे इनके बीच का सेपरेशन कम था तो जो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज भी सरफेस पे एक तरफ ही आ गया था, नेगेटिव चार्ज भी एक तरफ एक्युमुलेट हो गया था। जैसे इनके बीच का सेपरेशन हमने बढ़ाया तो हुआ क्या, ये जितने भी आपके नेगेटिव चार्जेस हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे और पूरे के पूरे स्फीयर पर क्या हो जाएंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। In this process, the metal sphere will each be equal and oppositely charged. This is charging by induction। तो हमने इस प्रोसेस में क्या देखा, जो हमने अनचार्ज मेटल स्फीयर्स लिए थे वो दोनों मेटल स्फीयर्स क्या हुआ है, इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज्ड हो गए, बिना कांटेक्ट में आए, बिना दो रॉड को हम कांटेक्ट में लेके नहीं आए। तो यही प्रोसेस क्या कहलाया, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। यही क्या कहलाया आपका, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाया। The positively charged glass rod does not lose any of its charge। जो आप पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आए हो वो किसी भी तरीके का उसने चार्ज लॉस नहीं करा, contrary to the process of charging by contact। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट केस में एक बॉडी से चार्ज आपका ट्रांसफर होकर दूसरी बॉडी पर चला जाता था। इंडक्शन के केस में किसी भी तरीके का चार्ज लॉस नहीं हुआ। When we electrified rods are brought near light objects, a similar effect take place। तो अगर हम इलेक्ट्रीफाइड रॉड को लेके आते हैं लाइट ऑब्जेक्ट के पास में तो यही इफेक्ट फिर से एग्जिस्ट करता है। द रॉड्स इंड्यूस अपोजिट चार्जेस ऑन द नियर सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड सिमिलर चार्जेस मूव टू द फर्दर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वही कंडीशन, जो अपोजिट चार्ज है वो सरफेस के नियर आ जाएगा और जो सेम चार्ज है वो दूर की तरफ आ जाएगा। जैसे आपने ए में देखा था, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज रॉड के पास आ गया था और बी के ऊपर कैसा आया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था। This happen even when the light object is not a conductor। The mechanism for how this happens is explained later in section 1.10 and ये हम आगे पढ़ेंगे। The centers of the two types of charge are slightly separated। We know that opposite charge attract while similar charge repel। However, the magnitude of force depends on the distance between the charges and in this case the force of attraction overweights the force of repulsion। हमने क्या पढ़ा, जबकि हम जानते हैं क्या कि जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस की बीच की डिस्टेंस पर वो डिपेंड करता है। एंड इन दिस केस, अगर हम इस केस की बात करें
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरवेट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ओवरकम कर लिया किसने, फोर्स ऑफ रिपल्शन को, किसने, अट्रैक्शन ने। एज ए रिजल्ट द पार्टिकल्स लाइक बिट्स ऑफ पेपर और विद बॉल्स बीइंग लाइट आर पुल्ड टुवर्ड्स द रॉड। इसी वजह से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हल्के होते हैं और रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन है। दो प्रोसेस का हमने डिस्कस करा, एक को हम कल भी कर चुके थे, फिर से बताया, चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, जब दो बॉडीज को एक दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में लेके आएंगे तब। और चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, हम फिजिकल कांटेक्ट में नहीं लेके आएंगे, उसके पास में लेके आएंगे। पास में लेके आएंगे तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो देखिए ध्यान से, अभी अभी हमने जाना कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को टच नहीं करते। तो विदाउट टचिंग इट किसकी वजह से करेंगे हम, चार्जिंग बाय इंडक्शन से। तो उसका एक एग्जांपल है, देखते हैं ध्यान से, देखिए डायग्राम से समझ लेते हैं बस केवल। हमारे पास एक अनचार्ज मेटेलिक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके पास हम कैसी रॉड लेके आए हैं, निगेटिवली चार्ज। ऊपर लाइन बताई थी अभी आपको कि अपोजिट चार्ज रॉड के पास में आएगा, तो निगेटिव रॉड के पास में कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सॉरी, यहां से देखते हैं, निगेटिव रॉड के पास में कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और दूर की तरफ कौन सा हो गया आपका, निगेटिव चार्ज हो गया। स्टेप ए में क्या लिया हमने, अनचार्ज मेटेलिक कंडक्टर। स्टेप बी में क्या, उसके पास में एक निगेटिवली चार्ज रॉड लेके आए, जिसकी वजह से स्फीयर की एक साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक साइड में कैसा चार्ज आ गया आपका, निगेटिव चार्ज आ गया। अभी हमने इसकी क्या करी, अर्थिंग करी। जैसे हम अर्थिंग करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे किस तरफ फ्लो हो जाएंगे, टुवर्ड्स अर्थ। सारे इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, अर्थ की तरफ चले जाएंगे। ठीक, तो इधर का पोर्शन खाली हो गया, रॉड अभी भी एज इट इज है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, अर्थिंग को रिमूव करा। अर्थिंग को रिमूव करा तो स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज रहा, केवल पॉजिटिव चार्ज रहा। और जैसे ही हमने रॉड को रिमूव करा तो वहां पर आपका ये पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर पर क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, पूरे स्फीयर पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक चीज का ध्यान रखेंगे, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या, हम जानते हैं चार्जिंग, जो चार्ज होता है वो आपका नया जनरेट नहीं होगा इंडक्शन में, ना ही लॉस होगा। तो ये जो 1 2 3 4 चार्जेस डिनोट है, तो इस स्फीयर पर 4 चार्जेस ही रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, जैसे हमने ऊपर के फिगर में देखा था। दैट मीन्स 1 2 3 और 4, ये 4 चार्जेस ही रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आप इसे करेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने कहा देखा था। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी में मिसप्रिंट हो गया था थोड़ा सा यहाँ पर, बस देखिए ध्यान से। यहाँ पर भी क्या था, ये 4 चार्जेस थे, यही पूरे स्फीयर पे क्या हुए थे, रीडिस्ट्रीब्यूट हुए थे रॉड को रिमूव करने के बाद। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। एग्जाम्पल आपका फर्स्ट हो गया है। नाउ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, देखिए ध्यान से बात करते हैं। वैसे तो हमने काफी हद तक इन प्रॉपर्टीज को लाइन टू लाइन डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब प्रॉपर विद हेडिंग्स ये प्रॉपर्टीज हैं, हम इन्हें डिस्कस करेंगे। वी हैव सीन दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। हम जानते हैं क्या, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड देयर इफेक्ट्स टेंड टू कैंसिल ईच अदर। और उन दोनों के इफेक्ट्स एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। हियर वी शैल नाउ डिस्क्राइब सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इफ द size of charged bodies are very small as compared to the distance between them, we treat them as a points of charge। क्या है पॉइंट चार्ज, समझते हैं देखिए ध्यान से। मतलब ये है कि मान लीजिए एक स्फीयर ये है यहाँ पर, और इससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, कुछ इस तरीके से। मैंने कहा ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो जब मैं इस पॉइंट से इस चार्ज स्फीयर को ऑब्जर्व करूंगा तो ये मुझे एक पॉइंट की तरह ट्रीट होगा। किसकी तरह ट्रीट होगा, मुझे एक पॉइंट की तरह ट्रीट होगा। तो ये क्या कहलाएगा उस सिचुएशन में, ये स्फीयर बॉडी ना कहलाएगी, क्या कहलाएगी, केवल पॉइंट चार्ज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये पॉइंट चार्ज। दैट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब क्या, डेफिनेशन देख सकते हैं आप। इफ द साइज ऑफ द चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज बॉडी का साइज बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या है, बहुत स्मॉल है। तो उस सिचुएशन में हम चार्ज को कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे, पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे। ऑल द चार्जेस कंटेंट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट इन स्पेस। जितना भी चार्ज होता है बॉडी का, हम स्पेस में ऐसे एज्यूम करते हैं बॉडी पे कि बॉडी के सेंटर पे या बॉडी के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो चार्ज सारा सिचुएटेड है। पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। पहले मैं बेसिक समझा देता हूं प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर इसकी लाइन डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस सीधे सीधे कहता है कि आपके पास जिस भी पोलैरिटी का चार्ज है,
आप उसे बाय यूजिंग मैथमेटिकल लॉज आप सीधे मैथ में एल्जेब्रिक एडिशन कर देंगे उसका। क्या, जैसे देखिए ध्यान से, वी हैव नॉट एज येट गिवन ए क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ज, वी शैल फॉलो इट अप इन द नेक्स्ट सेक्शन, वी शैल tentatively assume that this can be done and proceed. If system contains 2 point charges q1 and q2, the total charge of the system is obtained simply by adding algebraically q1 and q2. तो आपके पास अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं q1 q2, तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, आप उन्हें algebraically ऐड कर दीजिए। That is, charges add up like real numbers or they are scalars like the mass of the body. The most important line, charges add up like real numbers, जैसे real numbers को आप ऐड करते हैं ऐसे ही ऐड करेंगे, और दे आर स्केलर्स, चार्जेस कैसे होते हैं, स्केलर्स लाइक द मास ऑफ द बॉडी, जैसे किसी बॉडी का मास होता है वैसे क्या होता है बॉडी का चार्ज, मास भी स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है। इफ ए सिस्टम कंटेन्स ऑफ n चार्जेस q1 q2 अप टू qn, देन द टोटल चार्जेस सम ऑफ ऑल द चार्जेस। तो आपने क्या देखा, इंडिविजुअली हमने सबको ऐड कर दिया, दैट इज q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस अप टू कहां तक, प्लस qn तक। चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, तो हमने अभी बताया कि चार्ज क्या है आपका, चार्ज स्केलर है, दैट मींस उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, बट उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। किसके थ्रू, किसके सिमिलर, सिमिलर टू द मास। हाउएवर देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, लेकिन फिर भी मास और चार्ज के बीच में एक डिफरेंस होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी बॉडी का मास हमेशा कैसे रहता है, पॉजिटिव रहता है, लेकिन चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन बॉडी का जो चार्ज होता है वो कैसा हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है आपका, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, मास क्या होता है आपका, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सिमिलरिटी क्या हो गई, दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, और डिफरेंस क्या हो गया, मास हमेशा पॉजिटिव रहता है और चार्ज आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। प्रॉपर साइंस हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्ज इन द सिस्टम, जब हम एडिशन करेंगे तो हम प्रॉपर साइन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस, 5 चार्जेस देखिए यहाँ पर, +1 +2 -3 +4 -5। तो जब टोटल चार्ज निकालेंगे तो विद साइन इन्हें ऐड करेंगे, तो आप देख सकते हैं विद साइन ऐड करके टोटल कितना आ गया आपका आंसर, -1। तो निगेटिव ऑफ 1 चार्जेस आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो एडिटिविटी में क्लियर हो गया, क्या करना है आपको, चार्जेस को ऐड करना है, जैसे आप रियल नंबर्स को ऐड करते हैं विद साइन। क्लियर है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो देखिए एक शब्द आया यहाँ पर कंजर्व्ड, इस शब्द का मीनिंग समझिए क्या है। आप सभी लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा अभी तक अपनी लाइफ में, और उसमें आपने क्या पढ़ा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट मीन्स अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये कह देते हैं कि इनिशियल एनर्जी जो होती है सिस्टम की, वही किसकी इक्वल होती है, फाइनल एनर्जी की इक्वल होती है। तो कंजर्व का मतलब ये हुआ कि इनिशियल स्टेट में जो क्वांटिटी है वही किस में रहेगी, फाइनल स्टेट में रहेगी। दैट इज, अगर चार्ज इज कंजर्व की बात कर रहे हैं तो इनिशियल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फाइनल चार्ज। ठीक है, देखिए ध्यान से, वी हैव ऑलरेडी हिंटेड टू द फैक्ट दैट व्हेन बॉडीज आर चार्ज बाय रबिंग देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, नो न्यू चार्ज आर आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या, कि हमने अभी क्या पढ़ा कि जब हम बॉडीज को when bodies are charged by rubbing, चार्ज करते हैं कैसे, रब करके, there is transfer of electrons from one body to other, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। no new charges are either created or destroyed, किसी भी तरीके का नया चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना ही क्या होता है, destroy होता है। A picture of particles of electric charge enable us to understand the idea of conservation of charge. When we rub two bodies, what one body gains in the charge and the other body loss. जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो एक बॉडी चार्ज को गेन करती है और एक क्या करती है, लॉस करती है। विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी चार्ज बॉडीज, ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग द बॉडीज, चार्जेस मे गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, बट इट इज फाउंड दैट द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अगर हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस ले लें और मतलब बॉडीज ले लें, उन्हें आपस में रब करें, तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होगा, कहीं पे लॉस होगा, कहीं पे गेन होगा, लेकिन उस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहने वाला है, वो हमेशा क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है, वो फिक्स रहने वाला है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली। It is not possible to create or destroy net charge carried by any isolated system.
ऑल्दो द चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए प्रोसेस। क्या बोल रहा है सीधे सीधे कि आपका ये पैराग्राफ क्या कहता है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, चार्ज को क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है आइसोलेटेड सिस्टम में भी। बस क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। समटाइम्स नेचर क्रिएट्स चार्ज पार्टिकल्स, कभी कभी नेचर भी आपका चार्ज पार्टिकल क्रिएट करता है। ए न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, एक जो न्यूट्रॉन है जो अनचार्ज पार्टिकल है वो प्रोटॉन में भी कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन में भी। द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दस क्रिएटेड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और प्रोटॉन और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं चार्जेस के, लेकिन अपोजिट साइंस होते हैं। एंड द टोटल चार्ज इज जीरो बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन, बट बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन टोटल चार्ज कितना रहता है आपका, जीरो रहता है। कंजर्व ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम। दैट मीन्स फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं देखिए ध्यान से। बेसिकली चार्ज इज कंजर्व के दो एग्जाम्पल होते हैं। फर्स्ट इज पेयर, एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा गया, इसे रख कर देते हैं। फर्स्ट इज पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, सही कर देते हैं स्पेलिंग को। एंड द सेकंड इज पेयर एनालाइसिस, ये तो आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया, और सेकंड है आपका, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूं, आप इसे यहां से देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, एक सेकंड इसे खुलने दीजिए, यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा। देखिए फर्स्ट इज पेयर प्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज पेयर एनिहिलेशन। होता क्या है, पेयर प्रोडक्शन केस में एक गामा रे फोटोन जब डिसइंटीग्रेट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में ब्रेक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ चार्ज कितना है, -1, यहाँ चार्ज कितना है, +1, और गामा रे फोटोन पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे भी नेट चार्ज कितना हो गया, नेट करेंगे तो 0 हो गया। तो इनिशियल चार्ज किसके इक्वल हो गया, फाइनल चार्ज के इक्वल हो गया। दैट मींस चार्ज क्या हो गया, कंजर्व हो गया। पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन, ये आपका एड अप होके 2 टाइम्स ऑफ गामा रे फोटोन क्रिएट करते हैं। देखिए गामा रे फोटोन पे आपका चार्ज कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, +1 हो गया, और यहाँ चार्ज कितना हो गया, -1 हो गया। यहाँ पर भी टोटल चार्ज कितना रहा, 0 रहा। दैट इज इनिशियल चार्ज किसके इक्वल हो गया, फाइनल चार्ज के इक्वल हो गया। ये प्रोसेस कहलाता है पेयर एनिहिलेशन, ये कहलाता है पेयर प्रोडक्शन कहलाता है। इन प्रोसेस को डिटेल में आप हमारी जो नई लेक्चर सीरीज अभी कुछ दिन में आने वाली है फाउंडेशन कोर्स की, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, तो अभी हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन की ही बात करेंगे। देखिए ध्यान से, थर्ड आते हैं इसके बाद में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसके बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। देखिए यहां से, एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। ऐसा बताया गया कि जितने भी आपके फ्री चार्जेस हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल हैं, आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। दस चार्ज क्यू ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज, चूंकि इंटीग्रल मल्टीपल है तो चार्ज कितना होगा किसी बॉडी पर, हमेशा कितना होगा, Q इक्वल टू एन ई। कितना होगा, Q इक्वल टू एन ई। आगे बढ़ते हैं, जहां पर n क्या है आपका, एक इंटीजर है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वेयर n इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन एंड और प्रोटॉन कैरीज। यही बेसिक यूनिट क्या है, E जो है बेसिकली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा, वो डिपेंड करेगा उसके साइन पर। बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे लेते हैं आपका, नेगेटिव लेते हैं, एंड एंड ऑफ प्रोटॉन इस कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं, प्रोटॉन का चार्ज कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E इज टर्म एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
और यही फैक्ट कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी भी बॉडी का वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का, वही क्या कहलाता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशंस इन फिजिक्स वेयर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटाइज्ड। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं फिजिक्स में जहां पर वो क्वांटिटी कैसी रहती है? क्वांटाइज रहती है। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश एक्सपेरिमेंटलिस्ट फैराडे। सबसे पहले फैराडे ने इस बताया और वो इसके डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, मिलिकन डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। मिलिकन डेमोन्स्ट्रेशन की हेल्प से ही चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करा था। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम में, ए यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड ए कूलम। कूलम इसकी यूनिट होती है। सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सी होता है। ए कूलम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हिच आर गोइंग टू लर्न इन इट्स सब्सिक्वेंट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके यूनिट इन टर्म्स ऑफ करंट भी कूलम की यूनिट जानेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू वायर इन 1 सेकंड इफ करंट इज 1 एम्पीयर। ये क्या कंडीशन है? एक 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इक्वल टू Q अपॉन T। तो देखिए यहां से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू T। तो इसे इस तरफ ले जाएंगे, Q की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर टाइम 1 सेकेंड हो, करंट 1 एम्पीयर हो, तो कूलम भी क्या हो जाएगा? 1 कूलम हो जाएगा। तो 1 कूलम की डेफिनेशन हो गई। मेन थिंग इज दैट E इक्वल टू कितना होता है? 1.602192 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। आपको इतनी बड़ी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ याद रखें E इक्वल 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। Thus there are about 6 into 10 power 18 electrons in a charge of -1 कूलम। तो इससे क्या पता चला कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अप्रोक्सीमेट 6 into 10 power 8 इलेक्ट्रॉन्स है। Charges of this large magnitude are seldom encountered and hence we use smaller unit। चूंकि 1 कूलम ऑफ चार्ज अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इसलिए हम स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम इक्वल होता है 10 पावर माइनस 6 कूलम, या फिर मिली कूलम यूज करते हैं। 1 मिली कूलम इक्वल होता है 10 पावर माइनस 3 कूलम। इफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली बेसिक चार्जेस इन द यूनिवर्स, अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ही बेसिक चार्ज है आपके यूनिवर्स में, ऑल द ऑब्जर्वेबल चार्जेस हैव टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो जितने भी ऑब्जर्वेबल चार्जेस हैं वो सब किसके इंटीग्रल मल्टीपल होंगे? ई के मल्टीपल होंगे। दस इफ ए बॉडी कंटेन्स n1 इलेक्ट्रॉन, अगर एक बॉडी पर n1 इलेक्ट्रॉन है और n2 प्रोटॉन है, तो देखिए तो टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? n1 इंटू ई, और टोटल प्रोटॉन कितने हो गए? n2 इंटू ई। क्योंकि चार्ज में इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? माइनस होता है, तो n1 इंटू माइनस ई और n2 इंटू ई। यहाँ से ई कॉमन आ गया, कितना आ गया? n2 माइनस n1 टाइम्स ऑफ ई। ये क्या आ गया आपका? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आ गई। सिंस n1 and n2 are integers, their difference is also an integer। चूंकि n1 n2 इंटीजर है तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। Thus the charge on a body is always an integral multiple of e and can be increased or decreased also in steps of e। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा किसका? e का। आगे बढ़ते हैं। The step size e is however very small because at macroscopic level, जो e का साइज होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है। किस पे? मैक्रोस्कोपिक लेवल की कंपैरिजन में अगर बात करेंगे। We deal with the charges of few microcoulomb, हम माइक्रोकूलम चार्ज के साथ डीलिंग करते हैं। At this scale, the fact that the charge of a body can increase or decrease in units of E is not visible। तो ये किस फैक्ट पर है कि चार्ज ऑफ बॉडी क्या हो सकता है? इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। किसके टर्म्स में? E टर्म्स में, जो हमें पता विजिबल नहीं है। The grainy nature of the charge is lost and it appears to be continuous। This situation can be compared with the geometrical concepts of points and lines। A dotted and view from a distance appears continuous to us but it not continuous in reality। मतलब कहने का ये हो गया कि हम कंसीडर तो कर लेते हैं कि पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो रियलिटी में नहीं है। As many points every close to each other normally given impression of continuous line। अगर बहुत सारे पॉइंट्स एक दूसरे के पास में आ जाएं तो क्या अपीयर करवाएंगे? वो एक कंटिन्यूस लाइन अपीयर करवाएंगे। Many small charges taken together appears as a continuous charge distribution। और बहुत सारे चार्जेस को एक साथ लेंगे तो क्या बनाएंगे? आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगा। एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल, जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं, वन डील्स विद द चार्जेस दैट आर इनॉर्मस कंपेयर्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ई। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड से 1 माइक्रोकूलम कंटेन्स समथिंग लाइक 10 power 13 टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जो 1 माइक्रोकूलम चार्ज है वो लगभग कितना हो जाएगा? 10 power 13 टाइम्स हो जाएगा किसके? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। At this scale, the fact that charge can increase or decrease only in unit of E is not very different from saying that charge can take continuous value।
दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ से सीधे सीधे पता चल रहा है कि जो चार्ज है वो या डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, वो केवल ई की टर्म्स में ही इंक्रीज होगा। दस एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी इग्नोर्ड। इसीलिए मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम क्या कर देते हैं, प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस एंड कैन बी इग्नोर्ड, उसे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ये आपका एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन चार्ज क्यों नहीं लिखा जाता, तो आपने जो मैंने अंडरलाइन करा है वो इसका आंसर रहेगा। At the macroscopic level, where the charge involved are the order of a few tens of hundreds of e, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसे रहेगा, they can be counted, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, they appear in discrete lumps and quantitation of charge cannot be ignored, तो उस सिचुएशन में हम उसे इग्नोर नहीं करेंगे। It is the scale involved that is very important, तो ये क्या है, आपका एक इंपॉर्टेंट स्केल है। तो सीधे सीधे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या हुआ, हमने क्या करा, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ चार्ज को कंटेन कर रहा। हमने ये बोला कि कोई भी बॉडी अगर चार्ज है तो वो उसमें आपकी क्या है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 1.2 क्या कहता है, इफ 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी अनदर बॉडी एवरी सेकंड। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं, 10 पावर 9, कितने टाइम में, 1 सेकंड में, ठीक है। How much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? 1 coulomb चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ से आप क्या करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है आपको 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले तो इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज निकालो। देखो चार्ज कैसे निकलेगा, Q इक्वल टू n इंटू ई होता है, तो n हो गया 10 पावर 9, ई की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो ये आ गया चार्ज। इतना चार्ज आपका 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, आपको कितना करना है, 1 कूलम। तो 1 कूलम कितने में करेगा, डिवाइडेड बाय दिस टर्म, जैसे डिवाइड करेंगे इतने सेकंड्स में करेगा। इस सेकंड्स को किस में कन्वर्ट करना है हमें, ईयर्स में, तो 365 से डिवाइड मल्टीप्लाई 25 इंटू 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके कितने ईयर्स आ जाएंगे, अप्रॉक्सीमेट 198 ईयर्स आपके कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। दस टू कलेक्ट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम ए बॉडी फ्रॉम विच 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट एवरी सेकंड, जिससे एक सेकंड में 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, we will need approximately कितने साल, कम से कम 200 साल की जरूरत पड़ेगी। कितने चार्ज को ट्रांसफर कराने के लिए, 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर कराने के लिए, किस रेट से, 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड की रेट से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है एग्जांपल 1.3, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। तो देखो इसने क्वांटिटी नहीं गिवन है, तो हम एज्यूम करके चलते हैं, लेट अस एज्यूम दैट द मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर इज 250 ग्राम, कि 1 कप ऑफ वाटर में कितना मास आ जाएगा वाटर का, 250 ग्राम आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है उसका, 18 ग्राम होता है। 1 मोल कितने होते हैं, 6.02 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। आपने इसे सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी ये आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो आप उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 10 प्रोटॉन से और 10 इलेक्ट्रॉन से वाटर, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम होता है, तो मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 1.34 इंटू 10 पावर 7 कूलम चार्ज आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से हमने यहाँ से चार्ज के टॉपिक को कंप्लीट करा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। यहाँ तक जिसको भी डाउट हो वो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जरूर पूछें, और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।